Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic intrapreneurship, concept and process, women entrepreneurship and rural entrepreneurship. So यूनिट 10 हम कर रहे हैं मैनेजमेंट कोड नंबर 17 का सारा सिलेबस हम कवर करने वाले हैं. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक इंट्राप्रेन्योरशिप. कि सबसे पहले इंट्राप्रेन्योरशिप होता क्या है. हमने अपनी प्रीवियस वीडियो जो डिस्कस की है यूनिट 10 पे, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है. एंटरप्रेन्योरशिप अगर आपको समझ आ गया कि वो क्या है तो इंट्राप्रेन्योरशिप आपके साथ ईजी हो जाता है. तो पहले मैं एक बार रिपीट करती हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग क्या था. देखो, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है कि जब एक इंडिविजुअल कोई भी इनोवेटिव आइडिया लेके आता है, कोई भी नया आइडिया लेके आता है और अंडरटेक करता है इस टास्क को कि उस आइडिया को वो रियलिटी में कन्वर्ट करेगा, अपना बिजनेस उस पर इस्टेब्लिश करेगा, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप. तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक प्रोसेस है जिसके अंदर इनोवेटिव आइडियाज़ को, क्रिएटिविटी को रियलिटी में कन्वर्ट किया जाता है बाय अंडरटेकिंग द टास्क ऑफ इस्टेब्लिशिंग अ बिजनेस वेंचर. वो हमारा क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप है. और एंटरप्रेन्योरशिप कौन करता है? एंटरप्रेन्योर करता है. तो यानी कि वो पर्सन जो अपने आप आइडिया लेके आ रहा है और उसके थ्रू एक बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, वो हमारा कौन हो जाता है? एंटरप्रेन्योर. अब इंट्राप्रेन्योर क्या होता है? देखो, इंट्रा का मतलब क्या होता है? विद इन, की अपने आप में ही, एंड देन प्रेन्योरशिप. तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अपने आप के अंदर ही, अपने अंदर ही अंदर वाले जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, मेंबर्स हैं, उनसे कुछ नया लेके आती है और उसके ऊपर काम करती है, दैट इज इंट्राप्रेन्योरशिप. इट इज़ अ फिनोमिनल ऑफ एम्पावरिंग द एम्प्लॉयज़ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. देखो, ये जो विद इन है ना, ये इस इंट्रा को डिफाइन कर रहा है. तो अगर आपसे पूछा जा भी सकता है कि इंटर एंड इंट्रा में क्या डिफरेंस होता है, तो ये बहुत कॉमन वर्ड है जो हम यूज़ करते हैं. इंटर और इंट्रा में क्या डिफरेंस है? इंटर का मतलब होता है एक से ज़्यादा लोग वहाँ इन्वॉल्व हैं, यानी कि इन 3-4 ABCD हैं, तो ABCD के बीच में कैसा कंपटीशन है वो होगा इंटर कंपटीशन. बट इंट्रा का मतलब क्या होता है? अपने आप से ही, सिर्फ एक का ही खुद से कैसा कंपटीशन है, वो हमारे क्या होता है? इंट्रा. तो इंट्रा सिर्फ विद इन के साथ होता है और इंटर बाकियों के साथ होता है. सो इंट्राप्रेन्योरशिप क्या है? जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी विद इन में काम करती है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें वो एम्पावर कर देती है, उन्हें वो क्या कर दी है? एक पावर प्रोवाइड कर देती है कि वो नए नए आइडियाज़ लेके आए और वो मैनेजमेंट को आइडियाज़ बताएं. जिसका आइडिया मैनेजमेंट को पसंद आएगा उस पर मैनेजमेंट क्या करेगी? काम करना शुरू कर देगी. सो ये क्या है? एम्पावरिंग द एम्प्लॉयज़ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. ये याद रखना कि इंट्राप्रेन्योरशिप आ रहा है, इसका मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय वैल्यूइंग देयर आइडियाज़ एंड कन्वर्टिंग देम इनटू अ प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल. कि किसी भी एम्प्लॉय, जितने भी एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, जितने भी वर्कर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड करना, उन्हें फ्रीडम प्रोवाइड करना कि वो नए नए आइडियाज़ लेके आ सकते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आ सकते हैं, और जिसका आइडिया अच्छा हो उस पर काम करना ही क्या होता है? इंट्राप्रेन्योरशिप. यानी कि इसमें भी हम कुछ नया ही लेके आ रहे हैं ना, बट ये नया हम खुद नहीं लेके आ रहे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कोई एम्प्लॉय हमें प्रोवाइड कर रहा है और उस पर हम वर्क कर रहे हैं, और वो जो पर्सन हमें प्रोवाइड कर रहा है वो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है. दैट्स वाई इट्स नेम इज इंट्राप्रेन्योरशिप. अब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हो और आपकी ऑर्गेनाइजेशन इंट्राप्रेन्योरशिप को अलाउ करती है, उस पर वर्क करती है, तो इसका मतलब आपके पास ये फ्रीडम है कि आप भी सोच सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन को किस वे में वर्क करना चाहिए, कैसे वो काम कर सकती है. आपके माइंड में कोई इनोवेटिव आइडिया आ रहा है तो आप मैनेजमेंट को जाके बताओगी, और अगर मैनेजमेंट को आपका आइडिया अच्छा लगा तो मैनेजमेंट अपने बिजनेस में उसे इम्प्लीमेंट करेगी. अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपके आइडिया को यूज़ करेगी तो आपका क्या बेनिफिट हुआ? तो इसमें क्या होता है? जो एम्प्लॉय आपको आइडिया देता है उसको बेनिफिट होता है, यानी कि उसको एक प्रॉफिट का शेयर मिलता है. उस आइडिया से जितना भी प्रॉफिट होगा उसका एक पर्टिकुलर शेयर जो है, एक पर्टिकुलर पोर्शन उस एम्प्लॉय को मिलता है. और एक बेस्ट चीज़ इसकी क्या होती है कि आपको जो एम्प्लॉय इसे प्रोवाइड कर रहा है उसको लॉस बियर नहीं करना होता. लॉस सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का होता है, बट प्रॉफिट के अंदर एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन भी होता है, बिकॉज आपको आइडिया आया था, आपने जाके बता दिया. अब इवेल्युएट उसे किसे करना था? मैनेजमेंट को करना था ना. ये वो आइडिया इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा वो डिसीजन मैनेजमेंट का था. आपने सिर्फ आइडिया बताया, तो आपका आइडिया देने का काम था. डिसीजन किसने लिया? मैनेजमेंट ने लिया. तो अगर डिसीजन गलत निकला तो उसमें आपकी गलती तो है ही नहीं, इसलिए आप क्यों लॉस बियर करोगे? इसीलिए इसका रूल होता है कि इसके अंदर जो हमें आइडिया बताता है, जो एम्पावर्ड एम्प्लॉय है, उसको सिर्फ बेनिफिट मिलता है. अगर ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हुआ तो उसको प्रॉफिट का पोर्शन मिलेगा, बट लॉस वो बियर नहीं करेगा.
It is the combination of employees' responsibility with his or her entrepreneurship skill that create intrapreneur. कि एक एम्प्लॉय है जिसके पास entrepreneurship skill है, जिसके अंदर क्रिएटिव एंड मोटिवेटिव आइडिया आते हैं, तो वो क्या बन सकता है? इंट्राप्रेन्योर बन सकता है. एन इंट्राप्रेन्योर इज एन एम्प्लॉय हु अवेल एंड अपॉर्चुनिटी डेवलप आइडिया एंड टेक द नेक्स्ट लेवल टू द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. कि ये वो एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन का. इंट्राप्रेन्योर क्या है? एक वो एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन को जो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ एंड आइडिया लेके आता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन की क्या हो सके? बेटरमेंट हो सके. तो अगर हमें इंट्राप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर के अंदर डिफरेंस करना हो तो वो क्या होंगे? सिंपल से डिफरेंस है कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है? खुद जो आइडिया लेके आ रहे हैं और खुद उसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं. बट इंट्राप्रेन्योर क्या होता है? जो आइडिया लेके आएगा और ऑर्गेनाइजेशन उसे क्या करेगी? इंप्लीमेंट करेगी. तो इसमें क्या होता है? जो एंटरप्रेन्योर हैं वो गेम चेंजर होते हैं, बट इंट्राप्रेन्योर वैल्यू क्रिएटर होते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हो. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंट्राप्रेन्योर्स हैं, यानी कि काफ़ी इतने एम्प्लॉयज़ हैं जो हमें आइडिया दे सकते हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू इंक्रीज होती है. जो एंटरप्रेन्योर होता है उसके पास ज़्यादा फ्रीडम होती है क्योंकि सारा काम वो खुद करता है. बट इंट्राप्रेन्योर क्या होता है? उसके पास रिस्क भी कम होता है, फ्रीडम भी थोड़ी कम होती है. एंटरप्रेन्योर नो रिसोर्स, बट इंट्राप्रेन्योर के पास कंपनी की रिसोर्सेज होती हैं. एंटरप्रेन्योर को अपनी रिसोर्सेज इकट्ठी करनी पड़ती हैं, बट जो इंट्राप्रेन्योर है उसके पास ऑलरेडी कंपनी की रिसोर्सेज होती हैं. मेन चैलेंज एंटरप्रेन्योर के लिए क्या है? मार्केट नो हाउ, कि मार्केट को समझना कि मार्केट कैसा है, क्रेडिबिलिटी को बनाना यानी कि लोगों का ट्रस्ट गेन करना. इनका मेन चैलेंज क्या है? कि कंपनी के कल्चर को समझना. आपके माइंड में आइडियाज़ तो आते रहते हैं, बट कंपनी के लिए बेस्ट आइडिया आना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इनका मेन चैलेंज होता है कि कंपनी के कल्चर को समझ के वैसा आइडिया लेके आना. और इनका मेन चैलेंज होता है कि आप आइडिया ले तो आए, कैसे आप मार्केट में उसे इंप्लीमेंट करोगे. जो एंटरप्रेन्योर है उसे प्रॉफिट एंड लॉस दोनों होते हैं, बट इंट्राप्रेन्योर को लॉस नहीं होता, सिर्फ प्रॉफिट होता है, क्योंकि अगर लॉस हुआ तो वो सिर्फ कंपनी बियर करती है. तो इंट्राप्रेन्योर्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हुई? कि डाइवर्सिफिकेशन, ऐसा नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ही इंट्राप्रेन्योर होगा, नंबर ऑफ इंट्राप्रेन्योर हो सकते हैं. तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 इंट्राप्रेन्योर हैं तो वो तीनों डाइवर्सिफाइड होंगी. ऐसा हो सकता है कि तीनों की एज अलग हो, तीनों की एजुकेशन अलग हो, तीनों की पोस्ट अलग हो, तीनों का स्टेटस अलग हो, तो वो क्या हो सकते हैं? डाइवर्सिफाइड हो सकते हैं. इनोवेटिव अप्रोच है इंट्राप्रेन्योरशिप. ऑब्वियस सी बात है इनोवेटिव अप्रोच है, क्योंकि किस चीज़ को एनकरेज कर रही है? इनोवेटिव आइडियाज़ को एनकरेज कर रही है. कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर किसी पर्सन को, किसी एम्प्लॉय को भी अगर इनोवेटिव आइडिया आ रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं? मैनेजमेंट के पास जाके उन्हें शेयर कर सकते हैं. म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय एंड कंपनी, कि दोनों का बेनिफिट होता है. क्योंकि अगर कंपनी इस चीज़ को अलाउ नहीं करती, फॉर एग्जांपल वो नहीं मानती, भाई वो इस चीज़ को मानती ही नहीं कि एम्प्लॉय जाके हमें आइडिया बताए, तो कितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है खुद मैनेजमेंट के ऊपर कि उन्हें ही सोचना पड़ेगा कि क्या काम करना है. और जितने ज़्यादा लोग सोचते हैं ना, एक तो 10 लोग मिलके कोई आइडिया सोच रहे हैं, एक 100 लोग मिलके आइडिया सोच रहे हैं, तो इनके पास ज़्यादा आइडियाज़ होंगे. ऑब्वियस सी बात है 100 माइंड लगेंगे तो हमारे पास आइडिया ज़्यादा आएंगे. तो अगर ये चीज़ होती है तो कंपनी को भी बेनिफिट होता है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स मिलते हैं, और एम्प्लॉय को भी प्रॉफिट होता है. देन कैलकुलेटेड रिस्क, कि जब भी आइडिया बताया जाता है तो उसका रिस्क कैलकुलेट किया जाता है और उसी के बेस पे उसकी क्या की जाती है? डिसीजन मेकिंग की जाती है. नो इन्वेस्टमेंट बाय द इंट्राप्रेन्योर. इंट्राप्रेन्योर को कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती, कोई लॉस बियर नहीं करना होता. वो क्या है? सिर्फ ब्रेन बिहाइंड द आइडिया है, कि जो आइडिया लेके आया है उसे अपनी तरफ से एक सिंगल पेनी भी खर्च नहीं करनी होती है, एक सिंगल मनी भी इन्वेस्ट नहीं करना होता. उसे सिर्फ आइडिया देना होता है, बाद में जो भी डिसीजन होता है वो मैनेजमेंट का होता है. प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट, इनके बीच में क्या करता है? एक एग्रीमेंट बनता है. जब एक इंट्राप्रेन्योर का अच्छा आइडिया लगता है कि भाई ये आइडिया अच्छा है, ऑर्गेनाइजेशन को इंप्लीमेंट करना चाहिए, तो उन दोनों के बीच में क्या बन जाता है? एक एग्रीमेंट बन जाता है कि अगर इससे प्रॉफिट हुआ तो 5% प्रॉफिट आपका होगा. नाउ इंट्राप्रेन्योर होने की क्या क्या इंपॉर्टेंस है? पेनिट्रेट न्यू मार्केट, कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंट्राप्रेन्योर है तो आप क्या कर सकते हो? ज़्यादा इनोवेटिव बेटर आइडिया लेके आओगे, ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ लेके आओगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट एरिया को कवर कर सकोगे, क्योंकि बेटर प्रोडक्ट्स होंगे. एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, ऑब्वियस ही बात है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है ए और एक ऑर्गेनाइजेशन है बी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ को अलाउ नहीं किया जा सकता कि वो अपनी आइडियाज़ को शेयर करें. इसका मतलब इसमें सिर्फ जो टॉप मैनेजमेंट है ना वही डिसीजन लेती है, जो लोअर मैनेजमेंट है, वर्कर्स हैं, वो कोई आइडिया नहीं प्रोवाइड करते. बट इसमें क्या है कि जो टॉप मैनेजमेंट है उसने बोल रखा है कि जितने भी वर्कर्स हैं ना वो इनके पास आके क्या कर सकते हैं? अपने आइडियाज़ को दे सकते हैं. तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादा फ्रीडम फील करेंगे, वो ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे इन कंपैरिजन टू बी ऑर्गेनाइजेशन. तो एक इंपॉर्टेंस क्या है कि एम्प्लॉय को एम्पावरमेंट मिलती है.
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहे हैं, जितने भी पर्सन काम कर रहे हैं, आप उनका बेटर यूटिलाइजेशन काम करवा रहे हो। क्यों? क्योंकि वर्कर्स ऐसा नहीं है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंट्राप्रेन्योर है, कोई वर्कर है जो प्रोडक्शन में काम करता है, अगर वो इंट्राप्रेन्योर बन गया ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि उसने आके कोई आइडिया दिया है मैनेजमेंट को, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रोडक्शन का काम नहीं करेगा। प्रोडक्शन का काम तो वो कर ही रहा है, बट एडिशनली वो हमें आइडियाज़ भी प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब हम अपनी ह्यूमन रिसोर्स का बेटर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, बेटर यूज़ कर रहे हैं। इनोवेशन ग्रोथ, यानी कि जो भी इनोवेशन है, न्यू आइडियाज़ हैं, इनकी ग्रोथ होगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी आएगी। मोरल एंड मोटिवेशन, एम्प्लॉयज़ की मोरल एंड मोटिवेशन भी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि उन्हें लगेगा कि उनके आइडियाज़ को कंसीडर किया जा रहा है, उनको इंपॉर्टेंस प्रोवाइड की जा रही है, उन्हें भी डिसीजन मेकिंग में रखा जा रहा है। एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ऑब्वियस सी बात है, नए नए आइडियाज़ आते होंगे तो ऑब्वियसली कोई ना कोई आइडिया तो आपके लिए वर्क करेगा और वो आपके लिए प्रॉफिट लेके आएगा, तो आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहेगी। अब एंटरप्रेन्योरशिप की क्या प्रोसेस होती है कि सबसे पहले इन्वाइट आइडियाज़ फ्रॉम एम्प्लॉयज़, यानी कि जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनसे इन्वाइट करो आइडियाज़ को। उन्हें बोलो कि ऑर्गेनाइजेशन वेट कर रही है कि आप जो है आइडिया प्रोवाइड करो कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन और ज़्यादा ग्रो कर सकती है। मैच दी आइडिया विद ऑर्गेनाइजेशन क्राइटेरिया, अब आपने ये अनाउंसमेंट किया कि आप आइडियाज़ दे सकते हो, तो कुछ अगर 100 एम्प्लॉयज़ हैं तो ऐसा तो होगा कि 25-30 इतने तो हमें क्या दे के जाएंगे, आइडियाज़ दे के ही जाएंगे। तो जिन्होंने आइडिया दिया है, हर एक आइडिया पे तो आप वर्क नहीं करते ना, आप ये देखते हो कि इसमें से बेस्ट आइडिया कौन सा है। इसलिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहला जो होता है कि आपको जैसे ही आइडिया रिसीव हुए, सबसे पहले तो ये देखो कि क्या वो आइडिया हमारी ऑर्गेनाइजेशन के क्राइटेरिया से मैच करता भी है या नहीं। कि हमें आइडिया चाहिए था मार्केट शेयर को इंक्रीज़ करने के लिए, जो आइडिया हमें मिला है वो है कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए। तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा क्राइटेरिया है क्या उसी के बेस पे आइडिया मिला है। तो सबसे पहले हमने आइडियाज़ को इन्वाइट किया, देन हमने अपने आइडियाज़ को क्राइटेरिया के साथ मैच किया। मान लो हमारे पास 30 आइडियाज़ आए थे, मैच करने के बाद हमारे पास कितने बचे, 20 ही बचे। 10 ऐसे थे जो हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग थे ही नहीं। फिर हम क्या करते हैं, फर्दर एग्जामाइन आइडिया, फिर उसको एग्जामाइन करते हैं। एग्जामाइन इन द सेंस कि उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी कंसिडर कर देते हैं, सारी इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। उन आइडियाज़ के बारे में जो भी हमारे आइडियाज़ हैं उन्हें एग्जामाइन करते हैं, यानी कि उनकी स्टडी करते हैं, डीप उनका एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि कौन सा आइडिया कितना बेटर हो सकता है। जो आइडिया हमें लगते हैं कि भाई इतने वर्क नहीं करेंगे, उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं। फाइनली हम क्या करते हैं, उनका स्वोट एनालिसिस करते हैं। मान लो यहाँ 10 थे, डीप एनालिसिस करने के बाद 20 थे ना यहाँ पे, तो सिर्फ 10 बचे, 10 ऐसे बचे जिस पे हम काम कर सकते हैं। तो इन 10 आइडियाज़ का हम क्या करेंगे, स्वोट एनालिसिस, यानी कि उनकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर ये आइडिया हमने किया तो हमारी क्या स्ट्रेंथ ऐड होगी, क्या वीकनेस हो सकती है, कैसी अपॉर्चुनिटी हमारे पास आएगी या कैसे थ्रेट हो सकते हैं। जो आइडिया बेस्ट होगा उसे हम क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे और इंप्लीमेंट कर देंगे। सो ये हमारी क्या है, प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की सबसे पहले इनवाइट करना, फिर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग चेक करना, उसका डीप इवैल्यूएशन करना, इन्फॉर्मेशन को स्टडी करके, देन स्वोट एनालिसिस करके बेस्ट आइडिया को सिलेक्ट कर लेना। ये था हमारा एंटरप्रेन्योरशिप। अब हम डिस्कस करेंगे रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, जब आपको एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब पता है तो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप क्या हुआ। रूरल इंडिया में किस चीज़ को बोला जाता है, विलेजेस को, यानी कि गाँव में जब एंटरप्रेन्योरशिप की जाए उसको हम बोलते हैं रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। यानी कि कुछ नया इस्टेब्लिश करना, कुछ नई चीज़ें लेके आना, वो गाँव के लोग ही लेके आए या फिर एक पर्सन गाँव के अंदर कुछ नया इस्टेब्लिश करे, उसे हम क्या बोलते हैं, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। पीपल लिव्स इन विलेज सफ़र फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट and poor infrastructure facility and entrepreneurship development in the rural context is a challenge। कि रूरल एरिया में, गाँव में एंटरप्रेन्योरशिप करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, एज वेल एज वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी उतनी अप टू द मार्क नहीं है। आप अर्बन एरिया को किसी सिटी को और विलेज को कंपेयर करने लग जाओ, आपको पता चल जाएगा कि कितने मॉल्स वहाँ पर हैं और कितने मॉल्स विलेजेस में हैं, इवन कितनी शॉप्स विलेजेस में हैं, और कैसे रोड हमारे जो सिटीज़ में होते हैं और कैसे रोड विलेजेस के अंदर है। तो आपको पता चल जाएगा कि विलेज कितना सफ़र करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटीज़ के साथ, इसीलिए एंटरप्रेन्योरशिप वहाँ पर करना डिफ़िकल्ट है। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप इट कैन बी डिफाइन एज एंटरप्रेन्योरशिप एमर्जिंग एट विलेज लेवल, यानी कि जब एंटरप्रेन्योरशिप विलेज लेवल पे की जाती है उसे हम बोलते हैं रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। यानी कि विलेज के अंदर कुछ नया इस्टेब्लिश करना, कुछ नया लेके आना, चाहे वो विलेज के पर्सन ही करें या बाहर से कोई और पर्सन करे, दैट इज़ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप।
विच कैन टेक प्लेस इन अ वैरायटी ऑफ फील्ड सच एज बिजनेस, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर सेक्टर। वो एंटरप्रेन्योरशिप किसी भी तरीके की हो सकती है, चाहे आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ लेके आओ, बिजनेस से रिलेटेड कुछ लेके आओ। बट रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के साथ वो क्या है कि वहाँ इतनी क्यों नहीं होती, बिकॉज वहाँ पे रिस्क बहुत है। रिस्क क्यों है कि इतने लोग वहाँ नहीं है, मीन्स रूरल एरिया में जो पॉपुलेशन है वो कम होती है। तो अगर आपने वहाँ पे कुछ इस्टेब्लिश किया तो क्या हुआ, अगर डिमांड नहीं हुई तो आपको लॉस बियर करना पड़ सकता है। देन लैक ऑफ फाइनेंस, कि रूरल में जो रहने वाले पर्सनस हैं, विलेजेस में जो पर्सनस रहते हैं वो फाइनेंशियली इनस्टेबल होते हैं, या फिर ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ पर्सन क्या करते हैं, फाइनेंशियली इनस्टेबल होते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस में होते हैं। तो उनके पास फाइनेंस की कमी होने की वजह से भी वो क्या करते हैं, रूरल एरिया पे इस्टेब्लिश नहीं कर पाते। इलिटरेसी का मतलब क्या है कि वहाँ के लोग इतने एजुकेटेड नहीं हैं। जो यंग जनरेशन है वो एजुकेशन में आगे बढ़ रही है, बट अगर हम पुराना देखें तो उतने लोग एजुकेटेड नहीं हैं, इसीलिए भी वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होती है। कि वो लोग एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इसीलिए नहीं जाते, कई लोग तो अवेयर ही नहीं है कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, बिकॉज इलिटरेसी इतनी है। देन कंपटीशन फ्रॉम अर्बन एंटरप्रेन्योर्स, कि अगर कोई रूरल पर्सन, एक रूरल एरिया में रहने वाला पर्सन एंटरप्रेन्योरशिप करने की सोचे भी, तो एक तो उसके पास पहले से ही रिसोर्सेज कम है, फिर भी वो क्या कर रहा है, काम करने की कोशिश कर रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप करने की कोशिश कर रहा है, तो एक उसके लिए क्या फियर रहता है कि हमें कंपटीशन मिलेगा अर्बन एंटरप्रेन्योर्स के पास, जिनके पास ज़्यादा फैसिलिटी है, ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो वो हमसे ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट बना देंगे और हम क्या रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। सो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, इट इज़ एन एंटरप्रेन्योरशिप विच एंश्योर वैल्यू एडिशन टू द रूरल रिसोर्सेज इन रूरल एरिया, एंगेजिंग लार्जली रूरल ह्यूमन रिसोर्स विच इंक्रीज रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट। कि रूरल एरिया में, विलेजेस में एंटरप्रेन्योरशिप करना ही क्या है, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप है, ताकि रूरल एरिया के अंदर डेवलपमेंट किया जा सके, एम्प्लॉयमेंट किया जा सके। ऑब्वियस ही बात है, अगर आप विलेज के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप करोगे, वहाँ पे बिजनेस इस्टेब्लिश करोगे, तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, क्योंकि लेबर भी आप वहीं से लोगे, जिसकी वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव हो जाएगा। नाउ नीड ऑफ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, कि रूरल एंटरप्रेन्योरशिप की रिक्वायरमेंट क्यों है, बिकॉज हाई पोटेंशियल ऑफ जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। कि अगर हम रूरल एरिया में एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं तो उसके अंदर बहुत हाई पोटेंशियल है कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि रूरल एरिया में हमें काफ़ी लेबर मिल जाएंगे जो क्या है, अनएम्प्लॉयड हैं, ऐसे पर्सन मिल जाएंगे जो जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आप उन्हें क्या करोगे, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हो। इसीलिए रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को क्या किया जाता है, एनकरेज किया जाता है कि रूरल एरिया के अंदर अगर एंटरप्रेन्योरशिप की जाएगी तो उससे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी कम हो जाएगी, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, अगर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी तो सब अर्न करने लगेंगे, तो इकोनॉमिक का जो डिसबैलेंस है, अनइक्विलिब्रियम है, डिसइक्विलिब्रियम है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि जब सबकी जो इनकम है उसमें स्टेबिलिटी आ जाएगी, एक स्टेबलनेस होगी। देन इकोनॉमिक जो है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट होगा। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, हम क्या देखते हैं कि रूरल और अर्बन एरियाज़ में डिफरेंस है, ये ज़्यादा डेवलप होते हैं बट रूरल एरिया उतने डेवलप नहीं है। बट अगर रूरल में भी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश होने लग जाएंगी, एंटरप्रेन्योरशिप होने लग जाएगी, तो रूरल एरिया भी क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे, तो रीजनल डेवलपमेंट भी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। प्रोटेक्ट एंड प्रमोट क्रिएटिव हेरिटेज, यानी कि जो रूरल एरिया के अंदर क्रिएटिव हेरिटेज होती है, हमारी जो विरासत है, नेचुरल रिसोर्सेज है, अगर हमने कोई ऐसी एंटरप्रेन्योरशिप इस्टेब्लिश की है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी हेरिटेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सो उसमें भी ये क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। रिड्यूस माइग्रेशन ऑफ विलेजर्स, यानी कि जो विलेजर्स है, जो गांव के अंदर लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं, वहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि या तो उन्हें फैसिलिटी नहीं मिल रही, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जॉब नहीं मिल रही, तो वो शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर आप रूरल एरिया पे भी वही काम करने लग जाओगे जो शहरों में हो रहा है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट आएगी, फैसिलिटीज़ आएंगी, तो जो माइग्रेशन है वो कम हो जाएगा। एंड जो जनरेशन है स्लम्स की, जो स्लम एरिया में लोग रहते हैं, जो वीक पुअर एरियाज़ में रहते हैं, उनकी जनरेशन जो है या फिर उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी। नाउ स्कोप ऑफ रूरल इंडस्ट्रीज़, कि रूरल इंडस्ट्रीज़ अगर आप इस्टेब्लिश करना चाहते हो, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हो, तो इन डिफरेंट एरियाज़ पे आप कर सकते हो। जो बेसिक है कि आप एग्रीकल्चर से बेस कर सकते हो, जैसे शुगर से रिलेटेड, डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड, सीड से रिलेटेड, फॉरेस्ट बेस्ड से कर सकते हो, यानी कि वुड, बैम्बू, हनी, इनसे रिलेटेड, मिनरल बेस्ड, यानी कि कोई स्टोन है या एनी अदर मिनरल्स के रिगार्डिंग आप करना चाहते हो, क्रशिंग, माइनिंग, सीमेंट, इसके रिगार्डिंग कर सकते हो। टेक्सटाइल से रिलेटेड कर सकते हो, जिसमें वीविंग, स्पिनिंग कर सकते हो। इंजीनियरिंग एंड सर्विस, यानी कि ट्रैक्टर या पंप रिपेयर और स्मॉल स्केल एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज आप कर सकते हो। हैंडीक्राफ्ट मेन होता है हमारा, जिसके अंदर हम कुछ क्रिएटिव, यानी कि जो यूनिक थिंग होती है ना, डेकोरेटिव प्रोडक्ट, टॉयज, जो रूरल एरिया के पीपल हैं, स्पेशली जो वुमेन्स होती है, वो हैंडीक्राफ्ट से काफ़ी सुंदर चीज़ें बनाती है, तो उस चीज़ की इंडस्ट्री आप कर सकते हो, या सर्विस से रिलेटेड इंडस्ट्रीज आप वहाँ पे कर सकते हो।
कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है रूरल एंटरप्रेन्योरशिप की कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी। अगर आप रूरल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है रूरल एंटरप्रेन्योर की, कि उसके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। बिकॉज रूरल एरिया में एंटरप्रेन्योरशिप करना ऑलरेडी एक बहुत बड़ा रिस्क है, बिकॉज वहाँ पे उतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती, अनएम्प्लॉयमेंट होती है, लोग उतने अवेयर नहीं होते। तो वहाँ क्या होना चाहिए, आपके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये बिलीफ होना चाहिए कि आप कुछ कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो, माइंडसेट चेंज कर सकते हो। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए कि अगर कोई कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन आ रही है तो वहां पे आप इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग कर सको। नॉलेज ऑफ ग्रोइंग टेक्नोलॉजी से रिगार्डिंग आपको नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप उसके अकॉर्डिंग वर्क कर सको। क्रिएटिविटी एंड थॉटफुल होने चाहिए, नए नए आइडियाज आपके माइंड में आने चाहिए। इकोनॉमिक मोटिवेशन होनी चाहिए एंड पैशनेट आप होने चाहिए अपने वर्क के लिए। नाउ टाइप्स ऑफ रूरल एंटरप्रेन्योर्स कि कितने तरीके के रूरल एंटरप्रेन्योर होते हैं। तो फर्स्ट है इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर कि जब एक अकेला पर्सन मिलके कुछ एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है। वो क्या करता है, जैसे अकेला पर्सन निकला, उसके पास कुछ आइडिया है, उस पर उसने वर्क करने का सोचा और एक टीम बनाई, यानी कि कुछ एग्जीक्यूटिव्स, लेकिन वो उसके अंडर वर्क करेंगे, ओनर सिर्फ एक ही होगा। वो हमारा क्या होता है, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर। जब इकट्ठे पार्टनरशिप में ओनर होते हैं वो हमारे होते हैं ग्रुप एंटरप्रेन्योर। ये कब किया जाता है, जब एक पर्सन रेडी नहीं होता कि सारा रिस्क मैं लूँ, तो वो क्या करता है, कुछ लोगों के साथ मिलकर वहाँ पे एस्टैब्लिश करता है, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, ग्रुप एंटरप्रेन्योर। देन क्लस्टर फॉर्मेशन एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, जो एनजीओज या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस मिलके, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीबीओज या एनजीओज मिलके जब एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं तो वो हमारी क्या होती है, क्लस्टर फॉर्मेशन एंटरप्रेन्योर्स। एंड कोऑपरेटिव एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, ये ऑटोनॉमस यानी कि फ्रीडम होती है, जिनके पास ऐसी एसोसिएशन है जो वॉलंटरी इकट्ठा होते हैं एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए, यानी कि ऐसे पर्सन्स जो अपनी मर्जी से इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने डिसाइड किया कि वो रूरल एरिया में एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे खुद के बेनिफिट के लिए एज वेल एज वहाँ की सोसाइटी के बेनिफिट के लिए। दैट इज़ ये स्पेशली ये सोसाइटी पे और खुद पे फोकस करते हैं कि वेलफेयर पे इनका ज़्यादा फोकस रहता है, इनका प्रॉफिट पे ज़्यादा फोकस रहता है। वो हमारे क्या होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स ऑफ कोऑपरेटिव एंटरप्रेन्योर्स। सो ये हमारे क्या है, टाइप्स ऑफ रूरल एंटरप्रेन्योर्स। गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स हैं, तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए कि एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन स्कीम, राजीव गांधी उद्यमी मित्रा योजना, परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग स्कीम, प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिजाइन इंटरवेंशन एंड पैकेजिंग, खादी कारीगर जनश्री बीमा योजना, मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमेनिटीज टू द रूरल एरियाज। ये सारी स्कीम किस चीज़ के लिए बनाई गई हैं, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए, उन्हें फाइनेंशियल, टेक्निकल एंड मैनेजरल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। कौन सी प्रॉब्लम है जो रूरल एंटरप्रेन्योर्स फेस करते हैं, यानी कि ऐसे पर्सन जिन्होंने रूरल एरिया में एंटरप्रेन्योरशिप की है वो क्या बेसिक प्रॉब्लम फेस करते हैं। फर्स्ट इज फाइनेंशियल प्रॉब्लम, यानी कि अगर आप विलेजर हो, एक विलेज में रहते हो और आपने सोचा है कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, तो पहली प्रॉब्लम आपके पास क्या होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कि आपके पास उतना फंड नहीं होता, उतना मनी नहीं होता जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सको। रिस्क बियरिंग कैपेसिटी आपकी कम होती है, बिकॉज एक तो पहले ही पैसे नहीं है, आप लोन लेके अगर बिजनेस स्टार्ट करिए तो ऑब्वियसली आप क्या सोचोगे कि रिस्क मैं कम ही लूँ, सो दैट मैं एडवर्सली ना चला जाऊँ, मेरे ऊपर सब कुछ उल्टा ना पड़ जाए, और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी उतनी अच्छी नहीं होती। देन मार्केटिंग प्रॉब्लम में क्या होता है कि वहाँ पे रूरल एरिया में उतनी मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी नहीं होती, क्योंकि टेक्नोलॉजी वहाँ इतनी एडवांस नहीं होती, आप इतने ज़्यादा बिल बोर्ड्स वगैरह वो नहीं कर सकते, तो मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी कम होती है। आपको मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन भी कम होती है कि रूरल मार्केट कैसा है। पुअर कम्युनिकेशन, क्योंकि वहाँ पे ऑनलाइन वर्किंग या ऑनलाइन कम्युनिकेशन को इतना अच्छा नहीं प्रोवाइड किया जाता, या फिर वहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम भी रहती है, इसलिए कम्युनिकेशन में डिफिकल्टीज आती है, और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी पुअर होता है। सो ये हमारे क्या, मार्केटिंग प्रॉब्लम। देन ह्यूमन रिसोर्स प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे स्किल्ड लेबर मिलना बहुत डिफिकल्ट है। जैसे स्किल आप टेक्निकल स्किल्ड चाहते हो, कॉग्निटिव स्किल्ड चाहते हो, ह्यूमन स्किल्ड पर्सन चाहते हो, तो वैसे स्किल्ड लेबर मिलना बहुत डिफिकल्ट है। नेगेटिव एटीट्यूड भी है लोगों का एंटरप्रेन्योरशिप के रिगार्डिंग, वो वही करना चाहते हैं जो ट्रेडिशनली वो करते आ रहे हैं, कई बार वो अगेंस्ट भी हो जाते हैं अगर कोई नया बिजनेस या इंडस्ट्री एस्टैब्लिश होने लगती है। देन मैनेजमेंट प्रॉब्लम में क्या आता है, लैक ऑफ स्किल्ड पर्सनल्स, कि मैनेजमेंट के लिए जो पर्सनल चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, ट्रेनिंग आप उतनी प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ना तो आपके पास उतना फंड है ना उतनी मशीन्स हैं, और टेक्निकल और आईटी की नॉलेज उन लोगों को कम होती है, यानी कि जो रूरल पर्सनस हैं उनको इतनी टेक्नोलॉजी की या इतनी आईटी की नॉलेज नहीं होती। देन इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम होती है जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड होती है, यानी कि जैसे गांव के अंदर सरपंच होते हैं उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, मेंटेनेंस से रिलेटेड, या परचेजिंग पावर जो लोगों की है। अर्बन एरिया के लोगों की परचेजिंग पावर मेजरली ज़्यादा मानी जाती है, सो वो क्या है, हमारी इन चीज़ों से डिफर करते हैं क्योंकि उनकी नीड्स एंड वांट भी डिफर करती हैं। सो ये सारी प्रॉब्लम रूरल एंटरप्रेन्योर्स को फेस करनी पड़ती हैं। सजेशंस क्या है रूरल एंटरप्रेन्योर्स के लिए
एजुकेट रूरल एंटरप्रेन्योर्स की रूरल एरिया में जितने भी लोग हैं उन्हें एजुकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, हायर एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए ताकि ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए रिगार्डिंग वो क्लियर हो सके। लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करना चाहिए बिकॉज जो हमारे रूरल एरिया है वहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक ज़्यादा काम करेगी क्योंकि लेबर ईजिली एंड चीपली अवेलेबल होंगे। आपको ऑफर फाइनेंस एट लोअर रेट कि जो भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें जो इतना लोन चाहिए वो उन्हें मिलना चाहिए, एज वेल एज इंटरेस्ट रेट उसका थोड़ा कम होना चाहिए सो दैट वो इतना बर्डन फील ना करें। गवर्नमेंट को उनका सपोर्ट करना चाहिए, असिस्टेंस प्रोवाइड करनी चाहिए। जो सिमिलर यूनिट हैं, जो बिग इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें सपोर्ट करना चाहिए कि जैसे अगर आप एक इस्टेब्लिश कर रहे हो जहाँ पे आप रॉ मटेरियल बनाओगे, वो आपने रूरल एरिया के अंदर इस्टेब्लिश की तो वो रॉ मटेरियल बिग इंडस्ट्रीज़ को ही तो सप्लाई होगा। लेकिन अगर बिग इंडस्ट्रीज़ ही मना कर दे कि हम आपसे नहीं लेंगे तो आप किसके लिए काम करोगे, फिर आपका तो फंक्शनिंग ही रुक जाएगी। इसलिए जो बिग इंडस्ट्रीज़ हैं उनके सपोर्ट की रिक्वायरमेंट स्टार्ट हो जाती है। प्रोवाइड मार्केट इन्फॉर्मेशन कि आपको मार्केट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे एरियाज़ आ जाने चाहिए जहाँ पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो। ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए एंटरप्रेन्योर्स को, और जो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं रूरल एरिया में, जो सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, उन्हें अवार्ड्स प्रोवाइड करने चाहिए सो दैट आप उन्हें एनकरेज कर सको, मोटिवेट कर सको। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज इज वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जब एक वुमेन एंटरप्रेन्योर करती है, यानी कि जब एक वुमेन नया आइडिया लेके आती है, उसे इंप्लीमेंट करती है, दैट इज वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। तो वही एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन रहेगी कि कुछ नया लेके आना, उसका बिजनेस उसे रियलिटी में कन्वर्ट करना, उसी को अगर एक वुमेन करती है तो दैट इज वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। टॉप 10 वुमेन एंटरप्रेन्योर क्या हैं तो ये आप पढ़ लेना कि हमारी जैसे एकता कपूर है, वंदना लुथरा है, ये सब हमारी क्या है, हेमलता जी हैं, फाल्गुनी नायर हैं, जैसे जो नायका की हैं, ये सब हमारे क्या है टॉप 10 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। वुमेन एंटरप्रेन्योर may be defined as a woman or a group of women who initiate, organized and run a business concern। यानी कि जो क्या करती हैं, ये एक ग्रुप ऑफ वुमेन है या फिर एक अकेली वुमेन भी हो सकती है, जो क्या सोचती है, कुछ नया आइडिया लेके आती है और इनिशिएट दिखाती है कि वो एक बिजनेस कंसर्न को क्या करेंगे, रन करेंगे, एक नई अंडरटेक करते हैं इस टास्क को कि नया बिजनेस इस्टेब्लिश करेंगे। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आर दोज वुमेन हु इनोवेट, इनिशिएट एंड अडॉप्ट बिजनेस एक्टिविटी। नाउ किस किस एरिया में वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आ सकती हैं, तो अब हर एक एरिया क्या है, ओपन है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। जिस एरिया में मैन एंटरप्रेन्योर्स आ सकते हैं उसमें वुमेन एंटरप्रेन्योर्स भी आ सकती हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, सिमिलर इंडस्ट्रीज से रिलेटेड हो, होम बेस्ड इंडस्ट्रीज से रिलेटेड हो, डेकोर से रिलेटेड हो, या और किसी टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल, किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप उसमें वर्क कर सकती है। देन हाउ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि कैसे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बने, क्यों लोग वुमेन एंटरप्रेन्योर यानी कि वुमेन एनकरेज हुई कि वो एंटरप्रेन्योर बने, उनके पीछे उसका क्या रीज़न है। अगर आप एक वुमेन हो और आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जा रहे हो तो उसके पीछे आपके क्या रीज़न हो सकते हैं, किस चीज़ के लिए उन्होंने ऑप्ट किया कि वो क्या करेंगी, एंटरप्रेन्योरशिप करेंगी, खुद के आइडिया पे वर्क करेंगी। तो उनके क्या रीज़न थे? इकोनॉमिक नेसेसिटी, कि वो चाहती थी कि वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं, इसीलिए उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप को चुना कि मेरे पास आइडिया है तो क्यों ना मैं उस पर वर्क करूँ और अपने आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊँ। देन डिज़ायर ऑफ हाई अचीवमेंट, यानी कि किसी पर्सन की ऐसा भी तो हो सकता है जैसे मैन कुछ नया अचीव करना चाहता है, बड़ा अचीव करना चाहता है, वुमेन भी तो उतना ही बड़ा अचीव करना चाहती हैं। तो जो वुमेन बहुत बड़ा कुछ अचीव करना चाहती हैं, अपनी लाइफ में कुछ हाई अचीवमेंट्स करना चाहती हैं, वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाती हैं। इंडिपेंडेंस, जो वुमेन क्या चाहती है, इंडिपेंडेंस चाहती है, यानी कि वो किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहती, ना तो फाइनेंशियली ना किसी अदर वे में, तो वो क्या करती है, अपना खुद का एक एम्पायर क्रिएट करना चाहती हैं, वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाती हैं। देन गवर्नमेंट एनकरेजमेंट, बिकॉज उन्हें लगता है एक पर्सन, एक वुमेन है, अगर उसे लगता है कि उसके पास कुछ इनोवेटिव स्किल्स हैं कि जिसके थ्रू वो कुछ नया इस्टेब्लिश कर सकती है, बट अगर गवर्नमेंट एनकरेज नहीं करती तो वो माइट नॉट गो फॉर दैट। बट अगर आपको पता चलता है कि गवर्नमेंट लोन भी प्रोवाइड करती है, असिस्ट भी करती है, मैनेजरल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है, तो जो वुमेन्स कम श्योर थी ना, वो भी सोचती हैं कि असिस्टेंस प्रोवाइड हो रही है, गवर्नमेंट एनकरेज कर रही है, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। सो गवर्नमेंट एनकरेजमेंट भी उन्हें एनफोर्स करता है। देन एजुकेशन, जितनी ज़्यादा एजुकेशन होती है उतनी ही ज़्यादा आप क्या सोचते हो, अगर आप हाईली एजुकेटेड हो तो ऑब्वियसली आप ये तो नहीं सोचोगे कि आपको घर पर ही बैठना है, आप ये सोचोगे आपको कोई ना कोई काम करना है, अपने आइडियाज़ पे वर्क करना है, आप किसी के लिए एज ए मॉडल रोल प्ले करना चाहते हो। जैसे आप बोलते हो कि मेरे रोल मॉडल ये हैं, तो आप चाहते हो कि आप भी किसी के रोल मॉडल बनो, तो इसलिए आप हायर अचीवमेंट करना चाहते हो और आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाते हो। आपका फैमिली ऑक्यूपेशन ही ऐसा है, यानी कि आपकी सारी फैमिली में एंटरप्रेन्योरशिप ही चल रही है, तो आप भी ये सोचते हो कि मुझे भी यही काम कर लेना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट पाने के लिए यानी कि काम पाने के लिए आप क्या कर सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जा सकते हो। नाउ कौन कौन सी स्कीम है जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश की हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए। तो फर्स्ट इज़
द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म WEP पूछा जा सकता है, जो किसने की है, नीति आयोग ने की है, जो हमें क्या प्रोवाइड करती है, लोन प्रोवाइड करती है एंड असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। इट हैज़ 3 पिलर, इसके 3 पिलर पूछे जा सकते हैं। हमेशा याद रखना है कि मैंने इसीलिए लाइन अलग से लिखी है कि 3 पिलर इसके होते हैं, ज़्यादा डीप में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस इसके नाम आपको पता होने चाहिए। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति एंड कर्म शक्ति, 3 पिलर हैं इसके द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति एंड कर्म शक्ति। नेशनल अलायंस फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स, इसका क्या है, NAYE, नेशनल अलायंस फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स। इसका आपको क्या पूछा जा सकता है, इसकी आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ये क्या करता है, असिस्ट करता है वुमेन्स को कि वो उनको फाइनेंशियल पोजीशन प्रोवाइड करता है, कुछ कैपिटल प्रोवाइड कर देता है ताकि वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकें। IDBI बैंक भी प्रोवाइड करता है एक स्कीम, उनकी क्या है, महिला उद्यम निधि एंड महिला विकास निधि, महिला उद्यम निधि एंड महिला विकास निधि। ये सारी चीज़ें किस चीज़ के लिए बनी हुई है, स्कीम फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए। सबकी लिमिट अलग अलग हो सकती है, बट सब फाइनेंस एंड टेक्निकल और मैनेजरल असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं। नाबार्ड भी लोन प्रोवाइड करता है वुमेन्स को, लेकिन ये जैसे नाबार्ड किस चीज़ से रिगार्डिंग है, रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से रिगार्डेड है, इसीलिए ये क्या करता है, एग्रीकल्चर के अंदर जो वुमेन आगे कुछ करना चाहती है उन्हें लोन प्रोवाइड करता है। डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड रूरल एरिया लॉन्च्ड इन 1980। थ्रेड किस चीज़ के लिए, ट्रेड रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप असिस्टेंस एंड डेवलपमेंट स्कीम फॉर वुमेन, यानी कि ट्रेडिंग से रिलेटेड, बाइंग एंड सेलिंग के रिगार्डिंग कुछ एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहती है वुमेन, उनको जो असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा वो है ट्रेड। देन स्कीम ऑफ असिस्टेंस टू वुमेन कॉर्पोरेशंस, देन भारतीय महिला बैंक बिजनेस लोन विच प्रोवाइड लोन अप टू 20 करोड़। ये सबसे लार्ज स्केल जो आपको प्रोवाइड करता है वो क्या है, भारतीय महिला बैंक बिजनेस लोन, जो 20 करोड़ तक का, लार्ज स्केल जो करना चाहते हैं काम उनको 20 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड करता है। मुद्रा योजना स्कीम, जो सिर्फ वुमेन्स के लिए नहीं है बट वुमेन्स को भी हेल्प करता है रूरल डेवलपमेंट में। अगर कोई वुमेन है जो विलेजेस में कुछ करना चाहती है तो उनको भी ये क्या करते हैं, स्कीम प्रोवाइड करते हैं। देन देना शक्ति स्कीम प्रोवाइड लोन टू द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन सर्टेन सेक्टर सच एज, इनके सेक्टर आपको पता होना चाहिए कि देना शक्ति में 20 लाख तक की क्या किया जाता है। देना शक्ति स्कीम के अंदर 20 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है, और किस किस सेक्टर में, एग्रीकल्चर, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउसिंग एंड एजुकेशन। सो एग्रीकल्चर, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, माइक्रो क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन, हाउसिंग एंड एजुकेशन के अंदर काम करती हैं तो प्रोवाइड किया जाता है। देन उद्योगिनी स्कीम, जो कि कब तक प्रोवाइड, दोज वुमेन हु केम अप फ्रॉम द फैमिली हु हैज़ द इनकम बिलो 1.5 लाख, ऐसी वुमेन जो किसी फैमिली से आ रही है जिनकी इनकम 1.5 लाख से भी कम है पर एनम, उन्हें ये लोन प्रोवाइड करती है 3 लाख तक का। बट अगर कोई वुमेन है जो विडो है या डिसेबल है, यानी कि जो विधवा है या फिर जो स्पेशली डिसेबल है, उनको ये कोई कंडीशन नहीं होती कि 1.5 है या नहीं, तब भी वो उन्हें क्या करता है, 3 लाख तक का प्रोवाइड करता है। महिला उद्यम निधि स्कीम, अन्नपूर्णा स्कीम लोन अप टू 50,000 प्रोवाइड करता है। किस चीज़ के लिए, अन्नपूर्णा किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, फूड के लिए, तो ये क्या है, फूड स्टार्टअप्स के लिए प्रोवाइड करता है। स्त्री शक्ति पैकेज लोन प्रोवाइड करता है 5 लाख तक का। अब वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या फीचर्स होते हैं कि अगर वो सक्सेसफुल होना चाहती है तो इमेजिनेटिव होनी चाहिए, जिसके अंदर नए नए आइडियाज़ आएँ, ओपननेस होनी चाहिए कि लोगों से फीडबैक ले ताकि उन्हें पता चले कि और क्या बेटर किया जा सकता है। लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, जो भी वो लर्न करती हैं, यानी कि जो भी एक्सपीरियंस उन्होंने किया उससे लर्न करें और आगे और बेटर करें। हार्ड वर्किंग होनी चाहिए, स्ट्रेस टेक कर सके ऐसी होनी चाहिए, बिकॉज स्ट्रेस तो होगा, कभी अप एंड कभी डाउन, ऐसा तो चलता रहता है। टाइम ओरिएंटेड होनी चाहिए, यानी कि डिसिप्लिन्ड होनी चाहिए, लीडरशिप स्किल उनके अंदर होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, चेंजेस को एक्सेप्ट करें। टाइप ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं, तो फर्स्ट है एफ्लुएंट एंटरप्रेन्योर। एफ्लुएंट एंटरप्रेन्योर क्या होती है, एफ्लुएंट इसका मतलब क्या होता है, जुड़े हुए, यानी कि किसी ना किसी से कनेक्ट, तो जो किसी और एंटरप्रेन्योर से कनेक्ट होती है वो हमारी क्या होती है, एफ्लुएंट एंटरप्रेन्योर। जैसे कि जो ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर है, उनकी बेटी हो, उनकी डॉटर इन लॉ हो, उनकी वाइफ हो, वो फिर उस बिजनेस में आ जाती हैं तो वो हमारी क्या है, एफ्लुएंट एंटरप्रेन्योर। देन पुल फैक्टर एंड पुश फैक्टर एंटरप्रेन्योर, जो वुमेन अपने मीन्स कुछ नया करने को एज ए चैलेंज लेती हैं, यानी कि उन्हें कुछ नया करना है, लोगों को लगता है भाई वुमेन नहीं कर सकते तो हम करके दिखाएंगे, वो हमारी क्या होती है, पुल फैक्टर एंटरप्रेन्योर। और जो अपने जो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज है उसे ओवरकम करने के लिए एंटरप्रेन्योर बनती है, वो है पुश फैक्टर एंटरप्रेन्योर। और जो रूरल एरिया के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप लेके आती है वुमेन है, वो है रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। कौन सी बेसिक प्रॉब्लम है जो वुमेन एंटरप्रेन्योर फेस करती हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, की उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। मेन रीज़न इसके बिहाइंड क्या है, क्योंकि सोसाइटी का पर्सपेक्टिव कुछ ऐसा रहता है, कई बार सोसाइटी सोचती है कि ये क्या कर लेंगे, ये कैसे होगा, अकेले क्या ही कर लेंगे, तो उसकी वजह से कई बार मोटिवेशन कम हो जाता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एक ऐसी प्रॉब्लम है जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के पास देखी जाती थी, बट अभी जो ग्रो हो रहा है उस हिसाब से ये जो वीकनेस है ये कंप्लीटली ओवरकम हो जाएगी।
देन लैक ऑफ सपोर्ट, कई बार फैमिली का सपोर्ट उतना नहीं मिलता है, लैक ऑफ फाइनेंस की, मनी का फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, उतना पैसा नहीं होता जिसकी वजह से भी वो पीछे रह जाती हैं। देन ऑपरेशनल प्रॉब्लम कि कई बार वुमेन्स क्या है, उनके पास आइडिया तो होते हैं बट उन्हें ये नहीं पता कि टेक्निकल वो वर्क कैसे करना है, कि वो प्रोडक्शन एक्चुअल में होगी कैसे, तो वो प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इनएडुकेट टेक्निकल ट्रेनिंग, यानी कि उतनी ट्रेनिंग नहीं है, आपके पास आइडियाज़ है, ब्रेन के आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो बट टेक्निकल नॉलेज उतनी नहीं है। लैक ऑफ मैनेजमेंट इनपुट कि जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं, जो मैनेजमेंट पे जितने पर्सन चाहिए वो नहीं है, जो प्लानिंग कर सके, स्ट्रेटजी बना सके कि किस तरीके से हमें मार्केट में डील करना है, वहाँ अगर वीकनेस है। कल्चरल बैरियर, कई बार एक कल्चर में, किसी कल्चर में अलाउ ही नहीं किया जाता कि वुमेन कोई काम करे, तो वो वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो आई थिंक सबसे बड़ी मिथ है। क्योंकि क्यों काम नहीं करना चाहिए, हर किसी के पास इक्वालिटी है, हर किसी के पास क्या है, इक्वल ऑप्शन है कि वो आगे बढ़े, अगर उसके पास काम करने का मन है, अगर उनके पास आइडियाज़ है तो उन्हें आगे आना चाहिए। देन एजुकेशन बैरियर, कई बार जो कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अपनी बेटियों को पढ़ाते ही नहीं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो उतनी एजुकेटेड नहीं होती, उन्हें पता नहीं होता कि ये आइडियाज़ काम कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो इतनी मीन्स अवेयर ही नहीं होती कि जो उनके पास आइडियाज़ हैं वो कितना बड़ा काम कर सकते हैं। तो एजुकेशन बैरियर की वजह से भी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप कम रह जाती हैं। So I hope you are clear with this topic. If you have any doubt, please mention in comment section. Don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you. Keep supporting.